सोचो एक पिज्जा शॉप जहां पर हर पिज्जा सेम प्राइस पर बिक रहा है। जितना ज्यादा पिज्जा सेल करोगे उतनी रेवेन्यू लाइन बनेगी। दैट्स टीआर कर्व। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो टीआर कर्व से रिलेटेड है। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम पढ़ रहे हैं 4th लेसन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वक्र कर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का हमारे नाम है बाजार रूप पूर्ण प्रतिस्पर्धा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है वक्र। तो हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कुल संप्राप्ति टीआर का वक्र। ठीक है, अब हम इसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो कुल संप्राप्ति हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक उसका हम वक्र देखते हैं कि विशेषताएं। देखिए क्या होते हैं आर पी गुणे क्यू मूल्य गुणे मात्रा, मतलब कि मूल्य इंटू मात्रा। चूंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य स्थिर रहता है इसलिए टीआर का वक्र समान ढाल का होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, विशेष इसका क्या है मूल्य और गुण इंटू मात्रा। चूंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य कैसा रहता है, स्थिर रहता है ना, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं रहता, इसलिए जो टीआर वक्र समान ढाल स्ट्रेट लाइन का होता है। रेखा का ढाल मूल्य के बराबर होता है और यह मूल्य बिंदु से गुजरती है। मात्रा बढ़ने पर टीआर समान अनुपात में बढ़ता है। देखते हैं हम इसको सारणी के रूप में। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि रेखा का ढाल मूल्य के बराबर होता है, कितना मूल्य उसके अनुसार रेखा का ढाल होता है, ये मूल्य बिंदु से गुजरती है। ठीक है, अब मात्रा बढ़ने पर टीआर समान अनुपात में बढ़ता है। मात्रा बढ़ती है तो टीआर भी समान अनुपात में उसी के अनुपात में बढ़ता है। टोटल रेवेन्यू मान लेते हैं कि मूल्य P बराबर 10 प्रति इकाई है तो टीआर बराबर P गुणे Q के आधार पर सारणी इस तरह की होगी कि देखिए हमने मात्रा देखी, क्यू मात्रा को क्यू से दर्शाया गया है, मूल्य को पी से, और कुल संप्राप्ति टी आर बराबर पी गुणे क्यू। तो 0 है मात्रा, मूल्य 10। 0 अगर मात्रा होगी तो मूल्य भी सब 0 होगा और संप्राप्ति भी कुछ नहीं होगी, 0 होगी। लेकिन जब एक मात्रा है तो 10 और यहाँ पे संप्राप्ति भी 10, 2 है तो भी 10 और संप्राप्ति 20 और 3 है तो मूल्य 10। मूल्य क्या स्थिर है ना। मूल्य कैसा है, अभी हमने पढ़ा क्या कि मूल्य कैसा स्थिर है और जो संप्राप्ति है वो किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। मूल्य तो वही है 10 ही है, 10 ही है, भले ही मात्रा बढ़ रही है लेकिन मूल्य कितना है 10 है और यहाँ पे संप्राप्ति भी बढ़ती जा रही है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 और 80। ठीक है, ग्राफ में यह सारणी एक सीधी ऊपर जाती रेखा दिखाएगी। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो एक ऊपर जाती रेखा सीधे दिखाएगी क्योंकि मूल्य स्थिर है और टीआर मात्रा के साथ समानुपाती रूप से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ता है, एक समान रूप से बढ़ता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो मूल्य है वो कैसा स्थिर है। अब मूल्य स्थिर है तो जो टीआर है मात्रा, टोटल रेवेन्यू है, मात्रा के साथ क्या होता है, समानुपाती, एक समान रूप से वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा फॉर्मूला हमने देखा उसके अनुसार हमने देखा कि भाई मात्रा कैसे बढ़ रही है तो मूल्य तो स्थिर है, उसके बाद कुल संप्राप्ति जो है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो हमको ये देखना है कि भाई कुल संप्राप्ति जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है और ये फॉर्मूला भी जो है वो हमको याद रखना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मान लीजिए कि मूल्य का प्राइस कितना है, 10 रुपए रख दिया जो कि स्थिर है, मात्रा हमारी चेंज होती जा रही है और यहाँ पे कुल संप्राप्ति जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ देख रहे हैं। अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो टीआर का जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है, सीधी लाइन है ना। ये सीधी रेखा हमेशा ऊपर की ओर जाती है। कहाँ जाती है, ये हमेशा ऊपर की ओर जाती है क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई बेचने पर उतनी ही कीमत मिलती है। अभी ऊपर की ओर क्यों जाती है कि मान लीजिए अगर हमने प्रत्येक अतिरिक्त इकाई बेची है तो उससे हमें कीमत ज्यादा मिलती जाती है, तो ये इकाई बेचने पर हमें उतनी ही कीमत हमें मिलती जाती है। तो ये सीधी रेखा हमेशा ऊपर की ओर जाती है जो कि है टीआर वक्र। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो सीधी रेखा जो है टीआर की वो सीधी रेखा ऊपर जाती है क्योंकि अतिरिक्त इकाई बेचने पर मूल्य भी उतनी कीमत भी मिलती जाती है। अब एमआर का जो हम देख लेते हैं कि मूल्य मान लीजिए फिक्स है, मात्रा हमारी बढ़ रही है और मूल्य जो हमारा है फिक्स है। कुल जो प्राप्ति है वो कितनी है, टीआर बराबर पी गुणे क्यू। संप्राप्ति हमें कितनी प्राप्त हुई, हमें कुल प्राप्ति फिर सीमांत संप्राप्ति। यहाँ पे टीआर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें फिर एमआर देखेंगे क्या मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब मात्रा 0 है तो मूल्य भी 0 होगा और जो है मात्रा 0 है मूल्य से और हमें जो कुल प्राप्ति है वो 0 है और सीमांत प्राप्ति कुछ भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, एक मूल्य तो 10 रुपए ही है और मात्रा कितनी है, 0 है, लेकिन जब कुछ लिया ही नहीं गया, कुछ किया ही नहीं गया, कुछ खरीदा ही नहीं गया, कुछ बेचा नहीं गया तो वहां पे सब 0 होगा। ठीक है,
वहां पे कोई भी इनकम नहीं होगी। अब एक मात्रा बढ़ाने पर 10 मूल्य तो प्राइस फिक्स है भाई, 10 रुपए है, 10 रुपए है, 10 रुपए। कुल प्राप्ति कितनी, 10, 20, 30, 40, 50, मतलब कुल प्राप्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद सीमांत प्राप्ति देखिए 10 है, 10 है, 10 है, 10 है और 10 ही है। सीमांत प्राप्ति भी जो है वो स्थिर है, लेकिन जो कुल प्राप्ति है वो बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, अब ये एमआर जो वक्र है ये एक क्षैतिज सीधी रेखा होती है। अभी हमने क्या देखा, टीआर कैसा होता है, सीधा ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर उसे क्या मिलता है, अतिरिक्त मूल्य मिलता है, कीमत मिलती है, प्राइस मिलता है और धनराशि मिलती है। ये क्षैतिज सीधी रेखा, ये कैसी रेखा है, सीधी रेखा एमआर, जो मूल्य के स्तर 10 पर एक्स अक्ष के समानांतर होगी। ये किसके समानांतर होगी, एक्स अक्ष के। ठीक है, ये एक्स अक्ष के समानांतर होती है, इस मतलब कि ये बराबर होती है। हमने देखा ना, अब एक्स अक्ष यहाँ आ जाता है अपना और वाई यहाँ आ जाता है, तो ये एक्स अक्ष के समानांतर होगी, और जो कि हमने टीआर देखा वो ऊपर की ओर जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये बराबर रहती है, स्थिर रहती है, इसलिए ये समांतर रहेगी। ठीक है, औसत आगम ए आर, हमारा एवरेज रेवेन्यू, कुल आगम टी आर, इसमें हमने इसको डिवाइड किया विक्रय मात्रा और क्यों पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ए आर बराबर मूल्य पी होता है। ठीक है, ये और यह एक क्षैतिज रेखा होती है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में ए आर ढलान लिए होती है, नीचे की ओर जाती है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है उसमें ए आर जो है वो कहाँ जाती है, ढलान नीचे की ओर जाती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में औसत आगम वक्र मूल्य स्थिर रहता है, ए आर बराबर एम आर। ठीक है, यहाँ पे ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। ए आर वक्र बराबर क्षैतिज रेखा। अब ए आर जो वक्र है वो क्षैतिज रेखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि ए आर और एम आर जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, अब ए आर औसत आय, टी आर कुल आय और ए आर एम जो एम आर है सीमांत आय के बीच का संबंध क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कि देखिए औसत आय और कुल आय और सीमांत आय, इनके बीच क्या संबंध है। अगर हम देखें तो इस प्रकार समझा जा सकता है कि डेफिनेशन क्या है इसकी, टी आर टोटल रेवेन्यू है ना, कुल बिक्री से प्राप्त धनराशि, टी आर बराबर पी गुणे क्यू, जहां पी प्राप्ति इकाई से मूल्य है और क्यू विक्रय मात्रा है, बेची गई मात्रा। ए आर जो है एवरेज रेवेन्यू, औसत आय प्रति इकाई आय माइनस इसमें कुल आय की मात्रा से भाग देने पर जो प्राप्त होता है। ए आर बराबर टी आर भागे क्यू, इसमें हम क्या करते हैं, ए आर जो है बराबर टी आर में हम क्या करते हैं कि क्यू का भाग दे देते हैं, मात्रा का भाग दे देते हैं। और टोटल रेवेन्यू में हम क्या करते हैं कि पी गुणे क्यू कर देते हैं, पी इंटू क्यू कर देते हैं, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो औसत में हमने डिवाइड कर दिया और जो कुल है उसमें हमने इंटू कर दिया। अब हम देखते हैं समानतः ए आर बराबर प्राइस मूल्य होता है ना, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय एक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त अतिरिक्त आय। आपने पहले भी सीमांत उत्पादक पढ़ा है, सीमांत प्रोडक्शन पढ़ा है ना, मार्जिनल प्रोडक्शन उत्पाद, तो सब में वही चीजें चलती रहती हैं, बस थोड़े से नाम चेंज होते हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं बस। एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो हम अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा इकाई बेचने से जो हम एक अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं वो होता है हमारा मार्जिनल। एम आर बराबर डेल्टा टी आर बटे क्यू, डेल्टा क्यू। ठीक है, ये एम आर बराबर डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, टी आर में डेल्टा का भाग देना है, ए डेल्टा क्यू क्यू का भाग देना। ठीक है, टी आर में किसका भाग देना है, क्यू का। अब ए आर और टी आर का संबंध देखते हैं। ए आर टी आर का संबंध, टी आर भागे क्यू, यदि टी आर बढ़ रही है तो ए आर भी घटते बढ़ते रह सकता है। मान लीजिए कि टी आर अगर बढ़ती जा रही है, अभी हमने जो इसका वक्र देखा तो वो भी ऐसे देखा था, तो ए आर भी घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन मूल्य परिवर्तन पर निर्भर करता है कि मूल्य में कितना परिवर्तन हो रहा है, मूल्य में कितना बदलाव आ रहा है। जब ए आर स्थिर है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा टी आर सीधी रेखा के रूप में बढ़ती है। अभी हमने देखा कि जब ए आर स्थिर रहता है तो टी आर भी सीधी रेखा के रूप में बढ़ता जाता है, उसके समानांतर ही एम आर और टी आर का संबंध। ठीक है, यहाँ पे हमने ए आर और टी आर का संबंध देखा, अब हम एम आर और टी आर का देखते हैं, टोटल और मार्जिनल। एम आर टी आर का परिवर्तन दर है, जब टी आर अधिकतम होता है तो एम आर बराबर क्यू, टी आर घटने लगता है तो एम आर नकारात्मक हो जाता है, और जब टी आर टोटल रेवेन्यू घटने लगता है तो एम आर जो है मार्जिनल वो नकारात्मक हो जाता है, ऋणात्मक निगेटिव में चला जाता है। ए आर और एम आर का संबंध हमने यहाँ पे देखा, टी आर और ए आर का संबंध, एम आर और टी आर का संबंध। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए आर और एम आर का संबंध, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ए आर बराबर एम आर बराबर पी स्थिर।
मूल्य भी हमने क्या देखा कि मूल्य स्थिर ही रहता है, ठीक है। एकाधिकार अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में एम आर हमेशा ए आर से नीचे होता है। एम आर जो है एवरेज से क्या होता है, मार्जिनल जो होता है हमेशा नीचे रहता है और गिरावट की दर से तेज होता है, और तब गिरावट जो होती है उसमें भी वो तेजी से गिरता है, ठीक है। अब एकाधिकार और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में ये स्थिति बताई जा रही है कि एम आर हमेशा ए आर से नीचे रहता है और गिरावट की दर से भी वो तेज होती है। उसकी गिरावट की दर जो होती है कैसी होती है, तेज होती है, तेजी से गिरता है। सारणी में हम देखते हैं कि मात्रा दी गई है, मूल्य दिया गया है, टी आर कुल आय दिया गया है, ए आर औसत आय दिया गया है, एम आर सीमांत आय दिया गया है, ठीक है। मात्रा हम देखें लगातार जैसे बढ़ रही है, मूल्य 10, 9, 8, 7, 6, मात्रा यहाँ बढ़ रही है और मूल्य यहाँ पे घट रहा है। टी आर जो है वो कैसे हो रहा है कि वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। टोटल रेवेन्यू जो है, कुल आय जो है वो बढ़ रही है, और ए आर जो औसत आय जो है वो कैसी हो रही है, घट रही है, और सीमांत आय जो है वो भी घट रही है और फिर ऋणात्मक चली जाती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है, मूल्य जो है वो कैसा हो रहा है, घट रहा है। और इसके बाद हमने जब देखा कि टोटल जो रेवेन्यू है, कुल आय जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जो हमारा औसत आय है, एवरेज है, जो एवरेज रेवेन्यू है जो वो घटता है, और जो एम आर है हमारा सीमांत आय है वो घटता है, और एक दर के बाद वो ऋणात्मक होता चला जाता है। जैसे हमने सीमांत उत्पादकता पढ़ा था, सीमांत उत्पादकता पढ़ा, प्रोडक्शन जो पढ़ा था, उसी के जैसा ये भी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से मात्रा, मूल्य, टी आर दिया, ए आर दिया, एम आर दिया, और किस प्रकार से किस तरह से तीनों में उतार चढ़ाव आ रहा है, किस तरह से घटता हुआ जा रहा है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि एम आर बराबर क्यू, टी आर घटने लगता है तो एम आर भी नकारात्मक हो जाता है, कि अगर टोटल रेवेन्यू घटने लगता है तो एम आर भी जो है वो नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे इसमें बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 10 था, 18 था, 24 था, 28 था, उसके बाद फिर ये भी जो है वो घटने लगता है, और यहाँ पे एम आर भी नकारात्मक स्थिति में जब ये घटने लगता है तो हमारा जो सीमांत आय है वो कैसी होती है, घटने लगती है, घटती हुई चली जाती है। ग्राफिक व्याख्या अगर हम देखें पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, तो ए और एम आर एक दूसरे को के साथ क्षैतिज रेखा, टी आर सीधी रेखा से बढ़ता है। टी आर कैसा होता है, सीधी रेखा होता है, और जो ए आर एम आर है वो ऐसे होता है, बराबर होता है। एकाधिकार ए आर नीचे की ओर ढलान वाली रेखा होती है, एम आर ए आर के नीचे और तेजी से गिरती हुई रेखा होती है। एम आर के 0 होने पर टी आर अधिकतम होता है। जब एम आर 0 होता है तो टी आर सबसे अधिकतम होता है। एकाधिकार की स्थिति में होता है जहां पे कई अधिकार हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टी आर जो है आपका, देखिए कि ए आर, टी आर और एम आर का ग्राफ जो है, टी आर वक्र पहले तो बढ़ता है, ये आप देखो कि लगातार ये बढ़ रहा है, और इसके बाद फिर वो घटने लगता है, ये नीचे की ओर आ रहा है, मतलब ये घट रहा है। एम आर ए आर से नीचे होता है, एम आर कैसा होता है, ए आर से नीचे होता है। तो देखिए एम आर जो है वो ए आर से नीचे है, और एम आर के होने पर टी आर अधिकतम हो जाता है। एम आर के होने पर टी आर जो है वो कैसा होता है, अधिकतम हो जाता है, ठीक है। एम आर ए आर से नीचे होता है, और एम आर के 0 होने पर, जब एम आर जो है वो 0 होता है, जब एम आर 0 होता है तो जो हमारा टी आर है वो सबसे अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि जब वो 0 की स्थिति में होता है तो जो टी आर है वो सबसे अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से ए आर, टी आर और एम आर का कैसे संबंध है, कैसे घटते बढ़ते हैं, किस प्रकार से प्रॉफिट होता है, किस प्रकार से ऋणात्मक की स्थिति में चले जाते हैं, एम आर कब नीचे होता है तो टी आर कब अधिकतम होता है ना। तो ये सब चीजों को हमको बहुत अच्छे से देखना है। टी आर वक्र जो पहले तो बढ़ता है और फिर वो घटता हुआ चला जाता है। टोटल जो रेवेन्यू है, मार्जिनल जब रेवेन्यू होने पर 0 होने पर टी आर जो है अधिकतम होता है। मार्जिनल रेवेन्यू जब 0 होता है तो टी आर हमारा सबसे अधिकतम होता है। तो हमने यहाँ पे देखा
कि किस प्रकार से पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो एक बाजार है वो किस प्रकार से काम करती है, संप्राप्ति कैसे प्राप्त होता है, आगम कैसे प्राप्त होता है, वक्र कैसे बनते हैं इसके, टीआर, एमआर और एआर के। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। मार्केट का मैजिक समझना है तो टीआर, एआर और एमआर ये तीनों बेस्ट फ्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और ये एक लाइन पे ही कनेक्टेड है। तो आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनी रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।